माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अध्यापक मंत्रा में स्वागत है। तो आज हम अपनी नई श्रृंखला के साथ फिर से उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम जियोग्राफी के कैप्सूल करेंगे। किसका करेंगे? अभी हमने 2 वीडियो बनाई हैं आपकी हिस्ट्री के कैप्सूल की, और अब हमारा नंबर है जियोग्राफी से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमारे आर ओ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे। तो गाइस, हम इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक पर चलेंगे, जिसमें हम अपने क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला है कि कथन है और उसका कारण दिया है और उत्तर। तो पहला कथन है कि एक मिश्र परिच्छेदिका में समांतर परिच्छेदिकाओं के श्रेणियों के मात्र सबसे निचले भाग को सम्मिलित किया जाता है। तो उसका कारण क्या है कि एक मिश्र परिच्छेदिका दूर से किसी क्षेत्र के संपूर्ण उच्चावच के प्रदर्शन के लिए बनाई जाती है। तो ये कथन कैसा होगा? ये कथन गलत है, परंतु कारण सही है। जो ये कथन है गाइस, ये हमारा गलत है, लेकिन इसका कारण जो है वो सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कथन हमारा गलत है, लेकिन उसका कारण सही है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या कि जो एक मिश्र परिच्छेदिका के द्वारा किसी स्थल रूपी क्षैतिज रेखा को प्रदर्शित किया जाता है, ना कि निचले भाग को। यानी कि जो मिश्रित परिच्छेदिका होती है, उसके द्वारा हम किसी क्षैतिज रेखा को प्रदर्शित करते हैं, ना कि निचले भाग को। नेक्स्ट है, तो गाइस, जो ये हम आपको पीडीएफ की श्रृंखला करा रहे हैं, ये शिव सर के द्वारा इनोवेटिव प्रोग्राम में जो क्या कहते हैं, उन्होंने शिव सर हैं उनके द्वारा जो पीडीएफ बनाई गई हैं, उनसे हम वीडियो बना रहे हैं गाइस। और ये एकदम ऑथेंटिक कोर्स हमें उपलब्ध कराते हैं। तो इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन है और उसका कारण दिया गया है कि आमूल परिवर्तनवाद मात्रात्मक क्रांति पर संपूर्णतः आधारित है। जो आमूल परिवर्तनवाद है वो मात्रात्मक क्रांति पर संपूर्णतः आधारित है। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि आमूल परिवर्तनवाद का मूल सामाजिक मान्यताओं को महत्व देना है। जो अमूल परिवर्तनवाद है, उसका जो मूल है वो सामाजिक मान्यताओं को महत्व देना है। तो देखते हैं, इसका आंसर होगा कि गलत है, परंतु इसका जो कारण है वो सही है। लेकिन जो ये कथन दिया गया है ये हमारा गलत है, लेकिन इसका जो कारण है वो सही है कि जो आमूल परिवर्तनवाद है वो सामाजिक मान्यताओं को महत्व देता है। इसकी व्याख्या देखते हैं कि आमूल परिवर्तनवाद अर्थात अतिवादी भूगोल का विकास मात्रात्मक क्रांति के विरोध में हुआ है। जो अतिवादी भूगोल का जो विकास हुआ है वो मात्रात्मक क्रांति के विरोध में हुआ है। नेक्स्ट है कि फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं ने मानव भूगोल को एक पूर्ण इकाई के रूप में विकसित किया है। जो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने मानव भूगोल को एक पूर्ण इकाई के रूप में विकसित किया था। तो इसका कारण था कि फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं का विश्वास था कि वातावरण मानवीय महत्वाकांक्षाओं को एक सीमा तक निश्चित करता है, परंतु मानव वातावरण की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है। तो ये कथन क्या है? ये कथन और कारण दोनों ही सही हैं, परंतु जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। जो हमारा जो कथन दिया था और उसमें जो हमारा जो कारण दिया है वो एक दूसरे को सही स्पष्टीकरण नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। आगे देखते हैं। आगे है कि इसकी व्याख्या है कि जो मानव भूगोल एवं साम्यवाद के विकास में फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि मानव भूगोल एवं संभववाद के विकास में कहाँ के भूगोलवेत्ताओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था गाइस, तो वो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 जो कि पुस्तकें हैं और सूची 2 में उनके लेखक हैं और वो सही सुमेलित हैं। तो सूची 1 और सूची 2। तो पहला है कि ए प्रोलॉग टू पॉपुलेशन जियोग्राफी। तो ये किसकी रचना है गाइस? तो ये है जेलेंस्की। किसकी है? जेलेंस्की, जो कि एक प्रोलॉग टू पॉपुलेशन जियोग्राफी है। नेक्स्ट पुस्तक है कि ए जियोग्राफी ऑफ पॉपुलेशन। तो ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है टिब्बार्था ने। किसने लिखी थी? टिब्बार्था ने लिखी है ए जियोग्राफी ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट है कि द जियोग्राफी ऑफ लाइफ एंड डेथ। जो ये पुस्तक है द जियोग्राफी ऑफ लाइफ एंड डेथ, ये किसने लिखी थी गाइस? तो ये लिखी थी स्टैम्प ने। किसने लिखी थी? स्टैम्प ने। नेक्स्ट है कि पॉपुलेशन जियोग्राफी। तो पॉपुलेशन जियोग्राफी लिखी थी क्लार्क ने। किसने लिखी थी? क्लार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित को भूगोल में मानवीय उपागम को स्थापित करने का श्रेय है। यानी कि किसको सबसे ज़्यादा भूगोल में मानवीय उपागम को स्थापित करने का श्रेय दिया गया है? तो वो दिया गया है यी फ्यू तुआन को। किसको दिया गया है? यी फ्यू तुआन को। तो भूगोल में मानवीय उपागम का विचार यी फ्यू तुआन द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था मानवीय उपागम का? तो यी फ्यू तुआन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्क्सवादी भूगोल की सबसे विस्तृत एवं सुबुद्ध अभिव्यक्ति निम्नलिखित लेखक को मिलती है। तो वो मार्क्सवादी भूगोल की सबसे विस्तृत एवं सुबुद्ध अभिव्यक्ति किस लेखक को मिलती है गाइस? तो वो मिलती है रिचर्ड पीट को। किसको मिलती है? रिचर्ड पीट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो रिचर्ड पीट के लेखन में मार्क्सवादी भूगोल की सबसे विस्तृत एवं स्पष्ट अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। आगे देखते हैं कि जो
निम्नलिखित में से प्रादेशिक भूगोल की फ्रांसीसी विचारधारा की नींव रखी थी। तो फ्रांसीसी विचारधारा की नींव किसने रखी थी गाइस? वो रखी थी पाल वाइल्डल डी ला ब्लास ने। किसने लिखी थी? पाल वाइल्डल डी ला ब्लास ने। ठीक है गाइस, तो इसकी व्याख्या है कि फ्रांस का भूगोल, पूर्वी फ्रांस का भूगोल, विश्व भूगोल आदि ब्लास की प्रादेशिक भूगोल से संबंधित प्रमुख पुस्तकें हैं। तो ये जो फ्रांस का भूगोल है और पूर्वी फ्रांस का जो भूगोल है और विश्व भूगोल है, ये जो आदि जो पुस्तकें हैं, ये क्या कहते हैं? ब्लास ने लिखी थी। किसने लिखी थी? ब्लास की सबसे प्रमुख पुस्तकें हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि किसने यह समर्थन किया था कि जलवायु इतिहास, संस्कृति, जीवन पद्धति तथा व्यवसाय का मुख्य निर्धारक है। तो ये किसने कहा था गाइस, या किसने इसका समर्थन किया था कि जो जलवायु है, जलवायु इतिहास और संस्कृति, जीवन पद्धति तथा व्यवसाय का मुख्य निर्धारक है। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था ई हंटिंगटन ने। किसने कहा था? ई हंटिंगटन ने। ठीक है गाइस, तो जो हंटिंगटन थे, उन्होंने सर्वप्रथम हंटिंगटन ने सभ्यता के विकास पर जलवायु के प्रभाव का अध्ययन किया है। वह एक जलवायु निश्चयवादी था। इसका मानना था कि मानवीय क्रियाकलापों पर भौतिक पर्यावरण विशेषतः जलवायु का प्रभाव पड़ता है। जो हंटिंगटन थे, उन जो सभ्यता के जो विकास पर जलवायु के प्रभाव का जो अध्ययन किया था इन्होंने, तो उन्होंने उनका मानना था कि क्या कहते हैं, जो मानवीय क्रियाकलापों पर भौतिक पर्यावरण विशेषतः जलवायु का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है कि भौतिक वातावरण विकास की कई संभावित दिशाओं के लिए सुअवसर प्रदान करता है तथा यह प्रगति की विशिष्ट दिशाओं में मानवीय उद्यमों पर निर्भर करता है। भूगोल का यह आधारभूत स्वरूप जाना जाता है। तो भूगोल का यह आधारभूत स्वरूप कैसे जाना जाता है गाइस? तो ये संभाव्यवाद जाना जाता है। कैसे जाना जाता है? संभाव्यवादतावाद। ठीक है गाइस, तो संभाव्यतावाद जो विचारधारा के अनुसार वातावरण के द्वारा मानव को बहुत सी संभावनाएं प्रदान की जाती हैं। कैसी? बहुत सी संभावनाएं प्रदान की जाती हैं एवं मानव अपने चयन में स्वतंत्र होता है। जो मानव होता है वो अपने चयन में स्वतंत्र होता है। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं कि जो हम्बोल्ट ने अपने विश्व विज्ञान कास्मॉस में निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया है। जो हम्बोल्ट ने जो एक रचना की थी कि विश्व विज्ञान कास्मॉस, उसमें उन्होंने किन किन विधियों का प्रयोग किया गाइस? तो उन्होंने अनुभाविक एवं आगमनात्मक विधि का प्रयोग किया है, तुलनात्मक प्रादेशिक भूगोल का प्रयोग किया है और आलेखी निरूपण का प्रयोग किया है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं कि जो हम्बोल्ट आगमनिक विधि तथा रिटर निगमनिक विधि का समर्थक थे। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि निगमनिक विधि के समर्थक कौन थे गाइस, तो वो रिटर थे और आगमनिक विधि के हम्बोल्ट थे। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं कि टॉलमी का आल्मोगेस्ट एक मानक संदर्भ है। तो जो टॉलमी का आल्मोगेस्ट एक मानक संदर्भ है, तो ये किसका संदर्भ है गाइस? तो ये खगोलीय पिंडों की गति का संदर्भ है। किसका? खगोलीय पिंडों की गति का। तो टॉलमी द्वारा लिखित आल्मागेस्ट खगोलीय पिंडों की गति से संबंधित एक मानक संदर्भ ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? मानव संदर्भ ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित यूनानी विद्वान ने सर्वप्रथम पृथ्वी की गोलीय संकल्पना को प्रस्तुत किया था। तो इनमें से वे कौन से यूनानी विद्वान थे जिन्होंने सबसे पहले भारत पृथ्वी की गोलीय संकल्पनाओं को प्रस्तुत किया था गाइस? तो वो थे पाइथागोरस। कौन थे? पाइथागोरस। तो पाइथागोरस ने 400 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम पृथ्वी को गोल बताया था। कैसा बताया था? गोल बताया था। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है? कि अरब भूगोलवेत्ता ने भूगोल के विकास में योगदान दिया था। तो कथन है कि यूनानी, फारसी तथा संस्कृत के ज्ञान स्रोतों को अनुवादित तथा ग्रहण करें, महत्वपूर्ण लेखनों को सुरक्षित रखें और गणित में उनके मूल्य योगदानों से। तो ये क्या कहते हैं? जो हमारे अरब भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल के विकास में योगदान दिया था। तो कैसे कैसे दिया था? तो वो उन्होंने दिया था यूनानी, फारसी तथा संस्कृत के ज्ञान स्रोत को अनुवादित तथा ग्रहण करके और महत्वपूर्ण लेखनों को सुरक्षित रखें और गणित में उनके मूल योगदानों से। तो क्या कहते हैं? इसकी व्याख्या है कि अंध्य युग में अरब भूगोलवेत्ताओं ने न केवल यूनानी एवं रोमन भूगोलवेत्ताओं द्वारा विकसित ज्ञान को सुरक्षित रखा, बल्कि कुछ क्षेत्रों में भौगोलिक ज्ञान की सीमाओं में वृद्धि की थी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि ब्राह्मणोत्पत्ति उत्पत्ति संबंधी विभिन्न सिद्धांतों का विचार वैदिक तथा उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण केंद्र की रचना वैदिक से संबंधित है। तो जो कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है गाइस? तो वो ब्रह्मांड कहलाता है। क्या? ब्रह्मांड। कैसे? जो ब्राह्मणोत्पत्ति, किसका? ब्राह्मणोत्पत्ति संबंधी जो विभिन्न सिद्धांतों का जो विचार है वैदिक तथा उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण केंद्र की रचना वैदिक से संबंधित है, जो कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? तो वो ब्रह्मांड कहलाता है। आगे बढ़ते हैं कि आचरणवाद निम्नलिखित के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में अस्तित्व में आया था। जो आचरणवाद था वो किसके विरुद्ध की प्रतिक्रिया के रूप में आया था गाइस? तो वो
प्रमात्रीकरण के रूप में आता। किसके रूप में अस्तित्व में आया था? प्रमात्रीकरण में। तो इसकी व्याख्या है कि भूगोल में परिमाणात्मक क्रांति तथा प्रमात्रीकरण की प्रगति के साथ साथ असंतोष ने भूगोल में आचरण पद्धति के विकास को प्रोत्साहन दिया था। कैसे? आचरण पद्धति के विकास में प्रोत्साहन दिया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित भूगोल में मात्रात्मक क्रांति के लक्ष्य थे। जो भूगोल था उसमें मात्रात्मक क्रांति के लक्ष्य क्या थे गाइस? तो उसमें पहला लक्ष्य था भूगोल को अधिक वैज्ञानिक बनाना। क्या करना? भूगोल को अधिक वैज्ञानिक और नेक्स्ट था कि भौगोलिक अध्ययन को अधिक परिशुद्ध और यथार्थ बनाना। और तीसरा था कि निर्दर्श यानी कि मॉडल एवं सिद्धांतों का सूत्रण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी में एक अग्रगामी जर्मन भूगोलवेत्ता जिसने राज्य के जैव सिद्धांत ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट का प्रतिपादन किया था। तो किसने किया था गाइस? तो वो किया था फ्रेडरिक रेटजेल ने। किसने किया था? फ्रेडरिक रेटजेल ने। तो फ्रेडरिक रेटजेल ने सन 1897 में राजनैतिक भूगोल नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उसने राज्य की तुलना जीव से की थी। किससे की थी राज्य की तुलना? जीव से की थी। और वो किसने? तो फ्रेडरिक रेटजेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीटर द्वारा लिखी अर्धकुंडे है। तो रीटर द्वारा जो अर्धकुंडे है वो क्या है? तो वो प्रकृति तथा मानव जाति के इतिहास से संबंधित पृथ्वी का विज्ञान है। कैसा विज्ञान है? पृथ्वी का विज्ञान है। क्या? अर्धकुंडे। आगे बढ़ते हैं कि अर्धकुंडे एक व्यापक जर्मन शब्द है जो पृथ्वी के विज्ञान के लिए प्रकृति एवं इतिहास के संदर्भ में उपयोग में लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित ने सर्वप्रथम वास्तविकता से संबंधित विज्ञानों का वर्गीकरण प्रस्तावित किया था। तो विज्ञानों का वर्गीकरण कैसे प्रस्तावित किया था? तो इमैनुअल कांट ने। किसने किया था? इमैनुअल कांट ने। तो कांट ने विभिन्न विज्ञानों में भूगोल को केंद्रीय स्थान प्रदान किया। उनके अनुसार ज्ञान को प्रकृति या समय एवं स्थान के आधार पर विभाजित किया जा सकता था। पहला क्रमबद्ध विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए तार्किक आधार प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अरब भूगोलवेत्ता जिन्होंने अम्यूजमेंट फॉर हिम हु डिजायर टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड नामक पुस्तक लिखी है, जो कि बुक ऑफ रोजर भी कहलाती है। तो एक तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि बुक ऑफ रोजर कौन सी बुक है जो कि बुक ऑफ रोजर कहलाती है? तो वो है अम्यूजमेंट फॉर हिम हु डिजायर टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, तथा जो अपने सिल्वर मैप के लिए प्रसिद्ध है। और यही एक अपने सिल्वर मैप के लिए प्रसिद्ध है। तो ये था, तो ये किसने लिखा था गाइस? तो ये लिखा था अल इदरीसी ने। किसने लिखा था? अल इदरीसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन है हमारा कि राजस्थान में राजसमंद झील किसके 300 वर्ष के इतिहास में प्रथम बार सूखी थी? तो जो राजस्थान में जो राजसमंद जो झील थी वो 300 वर्ष के इतिहास में प्रथम बार सूखी थी। तो उसका कारण क्या था? तो यह इस क्षेत्र में वर्ष 1999 से 2003 की अवधि में 69% वर्षा की कमी हुई तथा गत 4 वर्षों से तीव्र सूखे का सामना करना पड़ा था। तो इसका कथन क्या है गाइस? तो ये कथन और कारण जो है वो दोनों ही सही है। जो इसका जो कथन है और इसका जो कारण था वो भी सही है। तो ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन है हमारा कि गत शताब्दी के लगभग 8वें दशक तक भारतीय उद्योगों में उपभोज्य वस्तुओं के आधारभूत तथा पूंजीगत माल उद्योगों में संरचनात्मक परिवर्तन की स्पष्ट प्रवृत्ति दृष्टिगत होती है। तो उस अवधि में उपभोज्य वस्तुओं की मांग गिरी होगी। तो इसका जो कारण है वो हमारा गलत है और इसका आंसर सही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा कि कारण गलत है लेकिन कथन इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिरुवनंतपुरम में मई माह में मुंबई से कम तापमान रहता है तथा जनवरी माह में मुंबई से अधिक तापमान रहता है। क्योंकि इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि तिरुवनंतपुरम में ग्रीष्म ऋतु में अधिक वर्षा होती है तथा यह विषुवत रेखा के समीप है। जो तिरुवनंतपुरम है वो विषुवत रेखा के समीप है और ग्रीष्म ऋतु में इसमें अधिक वर्षा होती है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्य की जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या की प्रतिशतता सर्वाधिक है। तो किस राज्य में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति की जनसंख्या की प्रतिशतता सबसे ज्यादा है? तो वो है पंजाब में। कहाँ पर? पंजाब में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, वो भी प्रतिशत में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में कांट के विचारों से संबंधित निम्नलिखित कथन सत्य हैं। जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो उसके बारे में कांट ने जो अपने विचार दिए थे तो वो विचार इस प्रकार हैं कि कांट ने अपने सिद्धांत में न्यूटनी गुरुत्वाकर्षण नियम को प्रतिपादित किया था। तो कांट जो होते हैं उन्होंने न्यूटनी गुरुत्वाकर्षण नियम को प्रतिपादित किया था। और यद्यपि लाप्लास ने पृथ्वी की उत्पत्ति की निहारिका परिकल्पना प्रस्तुत की, परंतु अधिकांश लोग कांट को ही निहारिका परिकल्पना का वास्तविक प्रतिपादक मानते हैं। तो जो क्या कहते हैं, जो हमारी निहारिका है, जो हमारी गैलेक्सी है, तो क्या कहते हैं उसकी जो परिकल्पना जो प्रस्तुत की थी वो किसने की थी गाइस? तो वो लाप्लास ने की थी। लेकिन इसकी जो
जो बाकी काफ़ी लोग हैं, जो अधिकांश व्यक्ति हैं, अधिकांश लोग हैं, वो कांट को ही न्याहारिका परिकल्पना का वास्तविक प्रतिपादक मानते हैं। नेक्स्ट है कि जलवायु में उत्सर्जित होने वाली सर्वाधिक प्रचुर गैस है। जो जलवायु में उत्सर्जित होने वाली सबसे ज़्यादा गैस कौन सी होती है, प्रचुर गैस, तो वो होती है जल वाष्प। क्या होती है, जल वाष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि कथन है हमारा कि द्रोणिका एक प्रमुख उच्चवच्च लक्षण है जिसकी उत्पत्ति भ्रंश क्रिया से हुई है। जो द्रोणिका है उसकी उत्पत्ति भ्रंश क्रियाओं से हुई है। यह वास्तव में घाटी या संकीर्ण गर्त है जो दोनों ओर से एक या अधिक समांतर भ्रंशों से घिरी हुई है। तो इसका कारण है कि पृथ्वी पटल के खंड लगभग दो समांतर भ्रंशों के बीच तुलनात्मक रूप से ऊपर या नीचे उठ सकते हैं। निम्न भाग, जिसे द्रोणिका के नाम से जाना जाता है, दो समांतर भ्रंशों के मध्य भाग को ध्वसान के कारण बनाता है। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा कि जो इसका कथन है और जो कारण है वो दोनों ही सही हैं। क्या है, दोनों ही सही हैं। अगर गाइस आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, समझ आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसे ही क्या कहते हैं, ARO PCS IAS इन सभी की क्विक रिवीजन और क्विक तैयारी के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक कथन है हमारा कि बजादा अथवा गिरिपद जलोढ़ मैदान पर्वताग्र के कई मीलों तक फैले होते हैं। जो बजादा अथवा गिरिपद होते हैं वो जलोढ़ मैदान पर्वताग्र से कई मीलों तक फैले होते हैं। इसका कारण है कि आसन्न जलोढ़ पंखों की श्रृंखला कभी कभी सलीन होकर एक विस्तृत गिरिपद जलोढ़ मैदान बनाती है, जिससे बजायदा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, बजायदा भी कहा जाता है। गाइस इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा कि जो कथन है और कारण है वो एकदम सही है, क्योंकि जो कथन है उसका जो कारण है वो इसकी सही विस्तृत व्याख्या करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश में नीलेपन का प्रमुख कारण है, यानी कि जो हमारे बादल हैं, जो आकाश है, वो हमें नीला क्यों दिखाई देता है गाइस, तो वो हमें वायु के जो अणु होते हैं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन के द्वारा हमें जो आकाश है वो हमें नीलेपन का दिखाई देता है। क्यों, जो वायु अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी कि जो वायु में जो बहुत सारे अणु होते हैं उनके और सूर्य के जब आपस में प्रकीर्णन होता है, सूर्य के प्रकाश में और वायु के अणुओं के साथ जब प्रकीर्णन होता है, तो उसके कारण जो हमें आकाश है वो हमें नीले रंग का दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के समताप मंडल में तापन का प्रमुख कारण है। तो जो पृथ्वी का जो समताप मंडल होता है उसमें तापन का प्रमुख कारण क्या होता है गाइस, तो उसमें तापन का प्रमुख कारण होता है ओजोन द्वारा सौर विकिरण का अवशोषण। क्या होता है, ओजोन के द्वारा सौर विकिरण का अवशोषण, जिसके कारण पृथ्वी के जो समताप मंडल है उसमें तापन का प्रमुख कारण होता है। आगे बढ़ नेक्स्ट है कि सूची एक जो कि मेघ है तथा सूची दो उसका लक्षण है। तो इसमें ये हमारे दोनों ही सही है। इसे हम देखते हैं कि जो सिरस है, तो सिरस क्या होता है गाइस, वो पंखी बनावट होती है। किसकी, जो बादल होते हैं, मेघ होते हैं, तो जो सिरस है वो पंखी बनावट का एक लक्षण होता है। और जो स्ट्रेटस होता है वो क्षैतिज फैलाव होता है। स्ट्रेटस क्या होता है, क्षैतिज फैलाव होता है। आगे देख, फिर है निम्बस, जो कि वर्षा कारक होते हैं। जो निम्बस बादल होते हैं गाइस, जो निम्बस बादल होते हैं वो वर्षाकारी होते हैं। कैसे होते हैं, वर्षा कारक होते हैं। और व्यूमुलस जो होते हैं वो लंबवत वृद्धि होती है। कैसी, लंबवत वृद्धि होती है। आगे बढ़ नेक्स्ट है कि एक अपेक्षाकृत लघु परिभ्रमित कीप जो एक विशाल मेघ के आधार पर गर्जन, बिजली एवं तीव्र झोंकेदार पवन के साथ उतार की तरफ फैली हो, उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं गाइस, तो उसे कहते हैं टारनेडो। क्या कहते हैं, टारनेडो। क्या, एक अपेक्षाकृत लघु परिभ्रमित कीप। कैसा, परिभ्रमित कीप जो एक विशाल मेघ के आधार पर गर्जन, बिजली और तीव्र झोंकेदार पवन के साथ उतार की तरफ फैली हो, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं टारनेडो। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तरी गोलार्ध में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में मध्य अक्षांशीय चक्रवातों में समानता है कि दोनों। जो उत्तरी गोलार्ध में जो उच्च कटिबंधीय चक्रवात होते हैं और एवं जो मध्य अक्षांशीय चक्रवात होते हैं उनमें क्या समानताएं होती हैं कि दोनों केंद्रों के इर्द गिर्द वामाचार्य दिशा में प्रभावित होते हैं। दोनों क्या करते हैं, दोनों केंद्रों के इर्द गिर्द वामावर्त दिशा में प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन है हमारा कि दाब की प्रतापी प्रवणता सहित वायु के अति निम्न दाब वाले क्षेत्र में चक्रवात की उत्पत्ति होती है। तो इसका कारण है कि वो चक्रवात की उत्पत्ति क्यों होती है, उसका कारण दिया है। कारण है कि वहाँ निम्नतर ऊंचाई पर सर्पिल वायु का बाह्य प्रभाव तथा अधिक ऊंचाई पर वायु का अंतर्मुख प्रभाव के कारण वहाँ पर वो होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस, जो हमारा कथन है वो हमारा सही है, लेकिन इसका कारण सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ये कारण हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि पेलाजिक निक्षेप मुख्यतः किस गहराई के नीचे पाए जाते हैं। जो पेलाजिक निक्षेप होते हैं वो मुख्यतः कितनी गहराई पर पाए जाते हैं गाइस, तो वो 1000 फैदम की गहराई पर पाए जाते हैं। कितने, 1000 फैदम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि समुद्री तल से 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई तक उठा हुआ अंतः समुद्री पर्वत कहलाता है। तो जो समुद्री तल में 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई तक जो उठा हुआ अंतः समुद्री पर्वत होता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे अंतः समुद्री पर्वत कहते हैं। वो क्या होता है, तो वो होता है समुद्री गिरी। क्या होता है, समुद्री गिरी। अतः आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि समुद्री उच्चावच सामान्यतः है। तो समुद्री उच्चावच सामान्यतः क्या होता है, तो ये महाद्वीपों के उच्चावच से अधिक विविध होते हैं। क्या होते हैं, महाद्वीपों के उच्चावच से अधिक विविध होते हैं। आगे बढ़ इसकी व्याख्या है कि महासागरीय नितल समतल नहीं है, जैसा कि पहले विश्वास किया था कि ये काफी उबड़ खाबड़ है तथा संसार के अधिकतम लंबाई वाले पर्वत, अधिकतम गहराई वाली खाइयां तथा विशालतम मैदानों से युक्त ये नितल बड़े ही जटिल हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट है
तो ये निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, ये हमारे एकदम सही हैं। तो हम देखते हैं कि दोनों गोलार्धों के प्रमुख महासागरों में हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर तथा प्रशांत महासागर से अधिक उष्ण हैं। कौन से दोनों गोलार्धों के जो प्रमुख महासागर हैं वो हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर तथा प्रशांत महासागर से अधिक उष्ण हैं। आगे देखते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में प्रशांत महासागर का औसत धरातलीय तापमान अटलांटिक महासागर से अधिक है। जो दक्षिणी गोलार्ध में जो प्रशांत महासागर है उसका धरातलीय तापमान अटलांटिक महासागर से अधिक है। आगे देखते हैं कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में प्रमुख महासागरों में अटलांटिक महासागर शीतलतम है। जो भूमध्य सागर के क्षेत्र में जो प्रमुख महासागर है वो अटलांटिक महासागर से ठंडा है या शीतलतम है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है कि भूमध्य रेखीय सागरों में पानी की लवणता कम होती है, क्योंकि जो भूमध्य रेखीय सागर होते हैं उसमें पानी की जो लवणता होती है यानी कि जो खारा पानी होता है उसकी लवणता कम होती है, क्योंकि अमेजन तथा कांगो जैसी बड़ी नदियां समुद्र से मिलती हैं। जो अमेजन और कांगो नदियां जैसी जो बड़ी नदियां हैं वो समुद्र से मिलती हैं, इसलिए वहाँ का पानी कम खारा है और वहाँ वर्षा अधिक होती है। ये भी एक कारण है वहाँ के पानी का कम खारा होने का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सिंधु पंख संबंधित है। जो सिंधु पंख है वो किससे संबंधित है गाइस? तो वो पेलेजिक निक्षेपों से संबंधित है। किससे? पेलेजिक निक्षेपों से संबंधित है। तो सिंधु पंख एक प्रकार का पेलेजिक निक्षेप है जिसका स्रोत सागरीय जीव जंतु है। क्या है? जिसका स्रोत सागरीय जीव जंतु है। आगे बढ़ नेक्स्ट है कि हमें एक साइड निक्षेप दिए गए हैं और एक साइड उसकी क्या कहते हैं वो स्थिति दी गई है। ठीक है गाइस, तो जिसमें गाद है तो गाद निक्षेप जो है वो महाद्वीपीय ढाल होता है। क्या होता है? महाद्वीपीय ढाल होता है। और लाल सिंधु पंख जो होते हैं वो महासागरीय गर्त में पाए जाते हैं। ठीक है गाइस, स्थिति। फिर है कि निपंख, जो निपंख है वो महासागरीय मैदानों में पाए जाते हैं और जो बजरी है वो महाद्वीपीय शेल्फ में पाई जाती है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित एक उच्च उष्ण धारा है। तो निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण धारा है गाइस? तो वो है क्यूरोसिबो। क्यूरोसिबो जो धारा है वो उष्ण धारा है। क्यूरोसिबो धारा प्रशांत महासागर में प्रभावित होने वाली गर्म धारा है। कैसी है? गर्म धारा है जो कि प्रशांत महासागर में प्रभावित होती है या बहती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि निम्नलिखित कथन सही हैं। तो इनमें से कथन सही है वो हमें देखना है कि एल निनो के कारण पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र दक्षिणी अमेरिका में 4 से 6 गुनी अधिक वर्षा होती है, जबकि पश्चिमी प्रशांत महासागर क्षेत्र तथा हिंद महासागरीय क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, भारत आदि में सूखा पड़ा रहता है। यानी कि जो एल निनो है उसके कारण जो पूर्वी महासागर है, पूर्वी प्रशांत महासागर है, उस क्षेत्र में क्या कहते हैं दक्षिण अमेरिका में 4 से 6 गुना अधिक वर्षा होती है, जबकि जो पश्चिमी प्रशांत महासागर है यानी कि एक तो पूर्वी प्रशांत महासागर वो हो गया जिसमें 4 से 6 गुनी वर्षा होती है, और जबकि पश्चिमी प्रशांत महासागर है जो कि वहाँ पर जो हिंद महासागर क्षेत्र है उसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, भारत आदि आता है जिसमें सूखा पड़ता है। क्या पड़ता है? सूखा पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि कथन सही है। तो हमें देखना है कि पहला कथन है कि विश्व का करीब 30% पेट्रोलियम उत्पादन अपतटीय प्रदेशों से होता है। जो विश्व का गाइस 30% जो पेट्रोलियम उत्पादन होता है वो अपतटीय प्रदेशों से होता है। किससे होता है? अपतटीय प्रदेशों से होता है। और समुद्री क्षेत्रों का केवल 1% से कम ही संरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित होता है। किसका? समुद्री क्षेत्र का। और सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र ग्रेट बैरियर रीफ है। कौन सा है? अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे बड़ा समुद्र संरक्षित क्षेत्र कौन सा है तो वो है ग्रेट बैरियर रीफ। कौन सा है? ग्रेट बैरियर रीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि मछली उत्पादन की दृष्टिकोण से समुद्री जल की लवणता की अनुकूल प्रतिशतता होती है। यानी कि जो मछली उत्पादन का जो हम रखते हैं उसमें जो समुद्र की जो लवणता होती है, समुद्र का जो खारापन होता है वो कितने प्रतिशत होना चाहिए मछलियों के उत्पादन की दृष्टि से? तो वो होना चाहिए 2.5 से 3.0 की pH मान तक। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि लैटेराइट उत्पादित होती है। जो लैटेराइट है वो कैसे उत्पादित होती है गाइस? तो वो निश्चालन तथा ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पादित होती है। क्या? लैटेराइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैस कौन है? तो वो हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एवं नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। कौन सी होती है? ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। इसकी हम व्याख्या देखते हैं कि क्योटो सम्मेलन में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरोफोल, कार्बन परफ्यूरोकार्बन तथा सल्फर हेक्साक्लोराइड की पहचान ग्रीन गैस हाउस के रूप में की गई थी। और कब की गई थी गाइस? तो क्योटो सम्मेलन में। कब? क्योटो सम्मेलन में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये हमें सूची दी गई है जिसमें जलवायु और दिशाएं और वृक्ष और प्रजातियां दी गई हैं। इसमें हम देखते हैं कि शीतोष्ण तो शीतोष्ण स्प्रूस में, और उष्णमेरु तो एकेशिया में, और भूमध्य रेखीय में महोगनी, और भूमध्य सागरीय में बाज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बाज पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेशों के पौधों को कहा जाता है। जो उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेशों में जो पौधे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं गाइस? उन्हें कहते हैं मेगाथर्म्स। क्या कहते हैं? मेगाथर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट है कि नुकीली पत्तियों में भेदक गहराई वाली जड़ों के पौधों को निम्न में से किस में वर्गीकृत किया गया, यानी कि जिन पौधों की क्या कहते हैं जो पत्तियां होती हैं वो नुकीली होती हैं और जिनकी जो जड़ें होती हैं गाइस वो काफ़ी गहराई तक नीचे जाती हैं, उन पौधों को हम किस में वर्गीकृत करते हैं गाइस, उन्हें करते हैं मरुद भूमि। कैसी? मरुद भूमि। तो इसकी व्याख्या है कि छोटी नुकीली पत्तियां, मोमदार पत्तियां, छोटी छाल और लंबी जड़ें आदि मरुद भूमि पौधों की विशेषताएं हैं। कैसी है? मरुद भूमि यानी कि जो क्या कहते हैं रेगिस्तान वगैरह में जो पेड़ पौधे होते हैं वहाँ की ये विशेषताएं हैं। ठीक है गाइस। तो गाइस अगर हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है, जियोग्राफी का जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था वो हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाई हुआ अच्छा लगता है और मेरे क्वेश्चंस का जो कंटेंट है वो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइस।